हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है सभी बच्चों का उदय बैच में। ये कब तो किया जाता है तो ठीक है, सीखने वाले हैं। तो लेक्चर है मध्यका का मतलब है बीच हमारा चल रहा है। तो अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है डिस्क्रीट सीरीज का मीडियन। ठीक है, तो मध्यका कैसे निकाला जाता है। मध्यका का मतलब है बीचों बीच का वैल्यू, लेकिन बीचों बीच का वैल्यू फाइंड यहां पर किया जाता है, कैसे किया जाता है, यही सारी बातें हम लोग आज की सेशन के अंदर फिर से सीखने वाले हैं। तो लेक्चर संख्या हमारा है 6 और ये छठे लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं कि आखिर में मध्यका कैसे निकाला जाता है खंडित श्रेणी के अंदर। ठीक है, तो खंडित श्रेणी की बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं। खंडित श्रेणी की बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं और लेक्चर नंबर 6 है। तो ध्यान रखिएगा, चैप्टर का नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, यानी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इसको बोला जाता है। लेकिन यहां पर समझिएगा कि माध्य माध्यिका बहुलक सब होते हैं। तो मध्यिका हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग चतुर्थक पढ़ेंगे, फिर बहुलक पढ़ लेंगे। चतुर्थक भी एक टॉपिक है आपका जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा आज से पहले। ठीक है, तो ये सब सारी बातें आएगी इसी चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले देख लीजिए कि पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे कि आखिर में मध्यका का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है, मध्यका को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हम लोग इसमें पढ़ रहे थे व्यक्तिगत श्रेणी। हम लोगों ने केवल एक ही जो है श्रेणी यहां पर लिया हुआ था ताकि आपका जल्दी जल्दी और मजेदार तरीके से टॉपिक कवर हो चुके, इसलिए हम लोगों ने केवल लिया था व्यक्तिगत श्रेणी को, ताकि हमारा सारा टॉपिक बहुत ही डिटेल्ड में कवर हो सके। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने व्यक्तिगत श्रेणी पर बात कर लिया है और साथ साथ में हम लोग ये भी देख लिए थे कि आखिर में इसका क्या गुण या फिर दोष होता है, किस प्रकार से जो हमें माध्यिका आसान लगता है या फिर उसमें क्या डिफिकल्टीज है। जैसे डिफिकल्टीज हम लोगों ने लिखा था एक सबसे बड़ा कि हमें पहले अरेंज करना पड़ता है, पहले सजाना पड़ता है बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में, तभी जाकर के हम लोग सही तरीके से इसका मध्यिका फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर हमने ये 3 टॉपिक कवर किए थे, लेकिन आज की क्लास में ज्यादा कैलकुलेशन ही केवल है। सिर्फ गणना करेंगे खंडित श्रेणी में कैसे निकाला जाता है, यानी कि डिस्क्रीट सीरीज के अंदर में कैसे कैलकुलेशन होता है। आज की इस सेशन के अंदर हमारा पूरा पूरा टॉपिक कवर होने वाला है। तो सबसे पहली बात आती है कि डिस्क्रीट सीरीज है क्या। डिस्क्रीट सीरीज में सबसे पहले दिया रहता है आप तो ये आपको लिखा रहेगा यहाँ पर एक्स, या फिर लिखा रहेगा अंक, या फिर लिखा रहेगा वेट हाइट, कुछ ना कुछ ऐसा लिखा रहेगा। और साथ साथ में यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी या फिर आवृत्ति लिखा रहेगा, जैसे मान लीजिए लिखा रहे विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, अगर अंक है तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर क्या लिखा रहेगा, विद्यार्थियों की संख्या, ये लिखा रहेगा। तो यहां पर आपने देख लिया सबसे पहले दिया हुआ है अंक और उसके बाद क्या है विद्यार्थियों की संख्या। जैसे कि मान लो यहां पर दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, यानी कि ये है नंबर बच्चों ने जो प्राप्त किए हैं नंबर 10, 20, 30, 40, 50, ये है बच्चों के नंबर। लेकिन कितने बच्चों ने कितने कितने अंक हासिल किए हैं। जैसे मान लो 10 नंबर लाने वाला क्लास में 2 बच्चा है, तो क्लास में 2 बच्चा है तो यहां पर लिख दिया 2। अगर मान लीजिए 20 नंबर लाने वाला क्लास में 10 बच्चा है तो यहां पर लिख देगा 10। अगर 30 नंबर लाने वाला बच्चा 5 है तो लिख देगा 5। 40 नंबर लाने वाला अगर 3 बच्चा है तो लिख देगा इसके सामने 3। और 50 नंबर लाने वाला केवल अगर एक ही बच्चा है तो लिख देगा यहाँ पर 1। तो इससे पता चल गया कि यही हमारा क्या है, खंडित श्रेणी है, यही हमारा क्या है, डिस्क्रीट सीरीज है। क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, एक तरफ होता है नंबर जो वेट के रूप में भी हो सकता है, हाइट भी हो सकता है, कुछ भी ऐसे। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है अंकानी की, एक तरफ समझना एक्स लिखा है, दूसरी तरफ एफ लिखा है। तो एक्स और एफ अगर दोनों दिया रहे, यानी कि पदमूल्य और इन पदमूल्यों का आवृत्ति भी दिया रहे, बारंबारता भी दिया रहे, तो इसको बोलते हैं खंडित श्रेणी। तो श्रेणी की पहचान हो चुकी है सभी को। श्रेणी में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी बता देना एक बार। सभी कोई चैट में बता दो कि यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, एक बार चैट में लिख दो सब कोई। चैट में सभी कोई लिख दो, मुझे चैट दिखाई दे रहा है बहुत स्पष्ट रूप से। चैट में बता दो सभी को एक बार, सभी कोई चैट में लिख दीजिए। समझने वाला इस पूरे चैप्टर के अंदर क्यों भैया, चूंकि कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा परफेक्ट बनोगे, है ना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ठीक है, तो सभी को क्लियरिटी मिल चुकी है। एक्स दिया रहेगा, एफ दिया रहेगा, यही क्या है, खंडित श्रेणी है। यही क्या है, खंडित श्रेणी है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस कैसा कैसा आता है। सबसे पहले यहां पर दिया है, एक बार फिर से हम बताते हैं आपको, एक बार फिर से बताते हैं आपको हम। मान लीजिए कि इस प्रकार से बच्चों ने अंक हासिल किए हैं, किसी का 10, किसी का 30, किसी का 40, किसी का 50। फिर से किसी बच्चे ने 20 अंक लाया, फिर से जो है किसी बच्चे ने 40 नंबर लाया। तो अलग अलग जो बच्चे हैं ना क्लासरूम के अंदर में, वो क्लासरूम में बच्चों ने इस प्रकार से अंक हासिल किए हैं। अब बहुत सारे बच्चों ने एक ही तरह का अंक हासिल किया रहता है, इसीलिए उसको हम लोग खंडित श्रेणी में बदल देते हैं, ताकि हमारा समय, हमारा टाइम, हमारा सब कुछ बच जाए, मेहनत बच जाए। ठीक है,
तो इसलिए हम लोग जो है वो खंडित श्रेणी बनाते हैं, क्योंकि अलग अलग तो लिखा हुआ था, लेकिन देखो कितना लंबा चौड़ा में लिखा हुआ है। इन्हीं बातों को जब सॉर्ट किया जाता है ना स्टैटिस्टिक्स के अंदर, तो इसलिए उसको लिखा जाता है पहले कि अंक कितना कितना लाया वो लिख दीजिए। जैसे कि इसमें से 10 नंबर है, किसी का 20 नंबर है, किसी का इसमें से 30 नंबर है, तो सबको हमने केवल एक एक बार लिखा। अब देखा ये हमने कि 10 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, जैसे कि यहाँ पर है 1 और 10 और कहीं है क्या, ये एक और है 2, यानी कि 10 कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। अब जैसे कि 20 नंबर लाने वाले कितने सारे बच्चे हैं, तो 20 देखो एक जगह पर है, दूसरी जगह पर है और यहाँ पर तीसरी जगह पर है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। अब देखेंगे 30 कितनी जगह पर है, तो 30 है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 7। समझ में आया। अब देखते हैं 40 नंबर लाने वाले कितने सारे बच्चे हैं, तो 40 नंबर इसने भी लाया है, इसने भी लाया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो हमने यहां पर कर दिया 5। अब देखते हैं 50 नंबर लाने वाला कितना बच्चा है, 1 2 3, तो हमने यहां पर लिख दिया 3। तो ओवरऑल फिर से समझ में आ गया आपको हमने क्या किया है, कैसे किया है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि कितने कितने अंक जो वो लाए गए हैं बच्चों के द्वारा। तो 10 से लेकर के 50 तक का सारा नंबर था, हमने वो नंबर लिख दिया 10 से लेकर के 50 तक का सब में एक एक करके। लेकिन देखा फिर कि 10 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, 20 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, 30 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, 40 नंबर लाने वाले कितने सारे बच्चे हैं और 50 नंबर लाने वाले कितने सारे बच्चे हैं। सभी बच्चों के नंबर और उनकी संख्या हमने लिख दिया। इससे हमारा मेहनत और समय दोनों की बचत हो जाती है। अब इसके माध्यम से अगर हम औसत निकालना चाहते हैं, मध्यिका निकालना चाहते हैं, बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा मध्यिका को पोजिशनल एवरेज बोला जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली आंसर नहीं बताता, पोजीशन को बताता है कि यहीं पर वो आंसर छुपा हुआ है। जैसे कि पिछले क्लास के अंदर हम लोगों ने किया था, एक बार दोबारा से करके दिखाते हैं आपको। तो खंडित श्रेणी क्या होता है, खंडित श्रेणी की स्थिति में चर, चर का मतलब है ये सब अंक, चर चर मूल्य की पुनरावृत्ति दर्शाते हैं। जैसे कि ये सब सारा जो वो रिपीट 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 हो रहा था, उसको बोलते हैं पुनरावृत्ति। जैसे कि यहाँ पर 10 रिपीट हुआ था 2 बार, तो लिख दिया 10 के सामने 2। 20 रिपीट हुआ था कितनी बार, 3 बार, तो 3 लिख दिया इसके सामने। 30 कितनी बार रिपीट हुआ था, 7 बार, तो 7 लिख दिया। 40 कितनी बार रिपीट हुआ था यहाँ पर, 5 बार, तो 5 लिख दिया। और 50 कितनी बार रिपीट हुआ इसमें, 3 बार, तो 3 लिख दिया। तो इस तरीके से इसको बोलता है पुनरावृत्ति, यानी कि रिपीटेशन। ठीक है, अर्थात खंडित श्रेणी वह श्रेणी है, खंडित श्रेणी ऐसी श्रेणी है जिसमें सभी मदों, मदों मतलब ये वाला मदों यानी कि आइटम्स की अपनी आवृत्ति भी होती है। यानी कि इस आइटम का ये है आवृत्ति, 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 इस आइटम का ये है आवृत्ति। आवृत्ति मतलब बारंबारता, यानी कि वो नंबर पर्टिकुलर कितनी बार रिपीट हुआ है, कितनी बार उसकी पुनरावृत्ति हुई है। चलिए, तो यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, जल्दी एक बार बताना, किसी को दिक्कत यहां तक है क्या, किसी को यहां तक दिक्कत है क्या, चैट में सभी कोई लिख दो। देखो ये कैलकुलेशन वाला चैप्टर है, इसमें मजा आना चाहिए, कैलकुलेशन में मजा आना चाहिए। ऐसे नहीं होगा कि आप शांति शांति बैठे रहोगे, नहीं, पूरी एनर्जी लगनी है ना, कि आपका चैट आपस में ही एक्सिट लड़ करके वहीं गिर जाए। अब शांति से धीरे धीरे देखना, कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन इसके कैलकुलेशन से पहले भी तुम्हें याद दिलाना चाहते हैं कि भैया तुम्हारे अंदर ना कुछ था जो तुम भूल चुके हो शायद। तो हम लोगों ने एक छोटा सा बात किया था कि अगर 10 20 30 40 50 रहेगा, 60 और 70 कुछ यहां पर लिख दीजिए, ठीक है, कुछ भी ऐसा लिख दिया। अब सीधा सॉल्यूशन नहीं करने लगते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, ये सारा है x, लेकिन ये देखो यहाँ पर अटपटांग लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ 50 के बाद 70 फिर लिखा है 60, यानी कि गड़बड़ हो गया। इसलिए अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा और कह दिया तुमसे, क्या कह दिया, माध्यिका निकालिए, तो निकालने मत लगना, सबसे पहले अरेंज किया जाता है, और अरेंज को लिखते हैं हम लोग एरी। आजकल बड़ा शॉर्ट नाम फेमस हो जाता है ना, तो अरेंज को एरी लिख देते हैं। एरी किसको कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं एक्स को। इसका मतलब पहले लिखेंगे 10 20 30 40 50, 50 के बाद क्या लिखेंगे, पहले 60 और बाद में लिखेंगे 70। तो हमने कैसे सजाया है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाया है, बढ़ते हुए क्रम में सजाया हुआ है ना।
बढ़ते हुए क्रम में सजाया ही है। हाँ, तो बढ़ते हुए क्रम में सजा दिया। अब उसके बाद हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, m इक्वल टू, यहां पर लिखा जाता है कैसे, n+1/2 पद का क्या आकार, यही लिखते हैं ना। तो यहां पर बताइए n क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, लिख दिया 7, प्लस कितना 1/2, तो इतनवा पद का आकार। अब बताइए 7+1 यानी कि 8, 8 बटे कितना हो गया 2, इतनवा पद का आकार। स्टेप मत छोड़ना, सीधा जंप मत कर जाना, एक एक स्टेप आपको दिखाना होता है, ये स्टैटिस्टिक्स है भैया, गलत कर देगा, तो इसलिए एक एक स्टेप लेकर के चलना। तो यहां पर क्या बताया, चौथा पद का आकार। अब चौथा पद कौन सा है, तुम इधर से काउंट करो चाहे तो इधर से काउंट करो, देखना बीच में कौन सा आ रहा है। तो 1 2 3 4 ये आया, या फिर 1 2 3 4, यानी कि हर हाल में यही आ रहा है, इसीलिए यहां पर बोला जाएगा कि 40 ही हमारा क्या है, मध्य का है। तो यहां पर लिख देना पड़ेगा। कैसे लिखोगे, ये 4 है ना, उसके बारे में लिख रहे हैं कि चौथा पद का आकार, चौथा पद का आकार, चौथा पद का आकार कितना आया, चौथा पद का आकार बराबर क्या है 40। ठीक है, यतः माध्य का कितना हो जाएगा, अतः माध्य का यानी कि कैपिटल M बराबर भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यही तरीका था ना, पिछली क्लास में सॉल्व कर रहे थे हम लोग, ऐसा ही सबके बन चुके हैं क्या, साथ साथ में आप लोगों ने कर लिया क्या। राहुल तुम सिर्फ लाइव क्लासेस ही देखो, दो तुम्हारे 2 चैप्टर छूटे हुए, 3 चैप्टर छूटे हुए, छोड़ दो उसको, रहने दो उसको, वो लपेटे में बाद में आ जाएगा। लाइव क्लासेस करना जरूरी है, या फिर रिकॉर्डेड ही देखना, लेकिन ये वाला क्लास देखना साथ साथ में, यहां से चलो आगे, जो पीछे छूट गया वो छोड़ दो, उधर ज्यादा वैल्यूएबल वाले चैप्टर नहीं है, वहीं परेशान रहोगे तो फिर फंस जाओगे। वो सब छोटे छोटे चैप्टर थे, वहां पर एक दो दो नंबर सवाल आते हैं छोटे छोटे, तो उसके वीबीआई क्वेश्चन भी करोगे तब भी कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा, वो सब छोड़ दो पहले वाला, यही है। लेकिन मैंने तो दोबारा से समझा दिया तुम्हें यहाँ पे इसका, कि जब भी ऐसे कोई नंबर दिखेगा, अलग अलग सब नंबर दिख रहा है ना, कोई नंबर रिपीट हुआ है क्या, देखना यहाँ पे, इसमें इसमें कोई नंबर रिपीट हुआ है नहीं, तो नंबर रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन गड़बड़ दे दिया है, पहले 50 के बाद 70 दे दिया, उसके बाद 60 दे दिया है, तो ऐसी संख्याएं दिया रहेगा और तुमको कहेगा अगर मध्य का निकालो, तो कैसे निकालोगे, पहले सजाना पड़ता है इन सभी नंबरों को। तो हमने सजा दिया, छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या फिर बड़ी संख्या और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी, तो इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में हमने सजा दिया, और बढ़ते हुए क्रम में सजा दिया, आप चाहे तो घटते हुए क्रम में भी सजा सकते हैं, तब भी आंसर सेम ही निकलेगा। ठीक है, तो उसके बाद फॉर्मूला लगाना होता है, स्मॉल m इक्वल टू n+1/2, और n कहां से लाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, इसलिए 7 लिखा, 7 + 1/2, ये +1 फॉर्मूला में ही है, 2 फॉर्मूला में ही है। ठीक है, बाकी सिर्फ n आपको जानना था, तो n यहाँ पर 7 है इसलिए 7 लिखे, +1 यहाँ पर फॉर्मूला में ही था और 2 फॉर्मूला में ही था, तो 7 + 1 यानी कि 8, 8 को 2 से भाग दिया यानी कि 4, तो चौथा देखो काउंट करके 1 2 3 4, चौथे स्थान पर क्या आया 40, इधर से भी काउंट करो 1 2 3 4, चौथे स्थान में क्या आया 40, चाहे तो तुम इधर से काउंट करो या फिर इधर से काउंट करो, आंसर क्या आ रहा है 40 आ रहा है, इसलिए मध्य का हमारा क्या आएगा 40 आ गया। अब समझ में आया, दोबारा से रिपीट कर दिया, हालांकि ये पिछले क्लास का था, ये पिछली क्लास का था, फिर भी मैंने रिपीट कर दिया, अगर अब समझ में आ गया है तुम्हें तो जरूर लिख देना एक बार, ये तो पिछली क्लास में बताया। आज का जो हमारा क्वेश्चन शुरुआत हो रहा है वो खंडित श्रेणी का शुरुआत हो रहा है, खंडित श्रेणी में क्या क्या रहेगा, एक्स रहेगा और एफ रहेगा, सीधी बात। तो देखो यहां पर क्वेश्चन है वैसा ही दिया हुआ, ये क्वेश्चन वैसा ही दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। तो किसी कक्षा के 20 छात्र हैं, यहां पर कितने छात्रों की संख्या कितनी है, छात्र की संख्या स्पष्ट यहां पर दे दिया है तुम्हें कि 20 छात्र हैं, तो 20 छात्रों को है ना किस किस तरीके से अंक प्राप्त हुआ वो यहां पर लिखा हुआ है। टोटल 20 छात्र हैं, देखो छात्र को कैलकुलेट करोगे तो 20 आएगा, जैसे यहां पर हो गया 5 और 7 12, 12 और 5 कितना हो गया 17, 17 और 3 कितना हो गया 20, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, छात्रों की संख्या टोटल यहां पर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। समझ पाए, यही है क्या, यही है हमारा n यहां पर, जिसको आप सिग्मा f बोलोगे, क्योंकि यहां पर f लिखा गया है छात्रों की संख्या को
छात्रों की संख्या f लिखा गया। f मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। f का मतलब क्या होता है? f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। f का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? बारंबारता। ठीक है, या फिर आवृत्ति भी बोल सकते हैं इसको। तो सबको हमने जोड़ा, f को जोड़ा, जोड़ने का साइन होता है सिग्मा। ठीक है, जोड़ने का साइन क्या होता है? सिग्मा। सिग्मा ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख दिए, ये होता है सिग्मा। और जोड़ किसको रहे हैं? f को। सारा ये f है, तो लीजिए सिग्मा f हो गया। इसी को क्या बोला जाता है? n बोल सकते हैं इसी को हम लोग। और सारा जोड़ने पर कितना आ रहा है? 20 विद्यार्थी आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में भी लिखा था। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है, ध्यान देना। हमें फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। कौन से? हमें फॉर्मूले कौन से लगाने पड़ेंगे? n+1/2। बिल्कुल, रौनक ने सही जवाब दिया है। n+1/2 का फॉर्मूला लगेगा यहां पर भी। तो आप लगाइए जरा, फॉर्मूला में लिखिए स्मॉल m इक्वल टू n+1/2। इतनवा क्या लिखोगे? पद का आकार। इतनवा पद का क्या लिखना? आकार। हो गया, इत्मीनान से लिख दिया। अब देखिए जरा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन देखिए जरा कैसे करेंगे हम। n कहां से लाएंगे? जो काउंट किए थे वही था n। 30 विद्यार्थी था, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। +1/2 इतनवा पद का आकार। अब जोड़ दीजिए जरा ऊपर में, तो 20 और 1 21/2 इतनवा पद का आकार। और 21/2 है, इसका मतलब भाग दीजिए, तो 10.5 आ जाएगा ना। लिख दो 10.5 आएगा या नहीं? क्योंकि 21 को 2 से भाग दिया है। अगर 20 रहता तो 10 हो जाता ना, 21 है तो 10.5 हो गया। अच्छी बात है। तो यहां पर हम लिखेंगे इस प्रकार से। हो गया। अब तुम्हें पता करना होगा कि ये 10.5 कहां आएगा। तो ऐसे सीधा नहीं मिल पाएगा ये, इसलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये जो f दिया था ना, इससे हम लोग बनाएंगे सिग्मा, सॉरी CF बनाएंगे। क्या बनाएंगे? CF बनाएंगे। तो इसका मतलब एक टेबल खड़ा करना पड़ेगा यहां पर। हो गया, ठीक। एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना। अब हमें ये जो 2 था CF बनाने हैं, तो हम लोग CF कैसे बनाते हैं? 2 था, 2 लिख दो। अब 2 में से सीधा 3 जोड़ दो, यानी कि दोनों को जोड़ दीजिए अब। या फिर इसको इससे जोड़ो, या फिर इन दोनों को जोड़ो, एक ही चीज बनेगा ना। तो 2 को 3 से जोड़ दिया, कितना आ गया? 5। जो 5 आया उसको फिर 7 से जोड़ दो, 12। 12 को 5 से जोड़ दो, 17। और 17 को 3 से जोड़ दो, कितना आ गया? 20। अब 20 को मत जोड़ देना, क्योंकि यहां पर इसका मतलब हुआ कि ये दोनों बराबर आने चाहिए। ठीक है, तो अब जो 10.5 आपने लाया था ना, 10.5 लाया था, उसको जरा खोजिए इसी में। इसी में क्या करना है? खोजना है। 10.5 किस में आ सकता है? 2 में आ सकता है क्या? नहीं 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 नहीं। 5 में आ सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, उसमें भी 10.5 नहीं आ सकता। लेकिन 12 के अंदर में 10.5 जरूर आ सकता है। तो हम लोग यहां पर इंडिकेट करके रख लेंगे, सीधा एरो मार देंगे इसके। तो जो CF हमारा यहां पर नजर आ रहा है 12, क्यों हमने 12 तलाश किया? क्योंकि हमें तलाश करना था 10.5 या फिर उससे बड़ा संख्या। तो हमने यहां से तलाश किया, ऊपर से आते आते यहां पर पता चला कि 12 के अंदर में 10.5 हो सकता है, कंफर्म रहेगा ही रहेगा। तो इसमें लिखा जाता है इस प्रकार से कि 10.5 वा पद का आकार, पद का आकार संचयी बारंबारता या फिर संचयी आवृत्ति, जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। संचयी आवृत्ति 12 में आता है। 10.5 किस में आता है? 12 में आता है। जिसके सामने वाला पदमूल्य, लैंग्वेज को ध्यान से देखिएगा, बहुत साधारण लैंग्वेज लिखते हैं हम। जिसके सामने वाला पदमूल्य, सामने वाला पदमूल्य, देखिए जरा, इसके सामने वाला पदमूल्य, पदमूल्य मतलब x के अंदर। तो 12 के सामने आ जाइए, x कौन सा है? 30। तो यही लिखिए, जिसके सामने वाला पदमूल्य
यानी कि x बराबर 30 है, यतः माध्य का यानी कि m, कैपिटल M है यहां पर, ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा आंसर। देखा, आसान है, आसान आसान लगा, आसान लगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आसान लगा या नहीं, कि मात्रा और आंसर को अलग रख देते हैं तो सी। लेकिन यहां पर पहले ध्यान दीजिए कि हम निकालेंगे कैसे, खंडित श्रेणी का क्वेश्चन है तो पता भी चल रहा है कि x और f दोनों दिया है, तो सीधी सी बात, रुकना जरा, हम इसको ऐसे कर लेते हैं, क्वेश्चन को हम अलग रहने देते हैं और आंसर को अलग रख देते हैं। यहां पर अब हम लिख देते हैं सॉल्यूशन, जैसे कि हाँ, मैं यहां पर सॉल्यूशन अब तैयार करूंगा, तो यहां पर इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है, और हमने यहां पर क्या लिख देना है, सॉल्यूशन लिख देना है, क्योंकि मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा इसमें, ठीक है। निकाल लोगे, सी एफ निकालना है। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, आप निकाल लो इसमें से सी एफ, क्या निकाल लोगे, सी एफ निकालना है, सी एफ लिख देना यहां पे। आइए कैलकुलेट करें जरा, यहां पर लिखिए सी एफ, यानी कि संचयी बारंबारता लिख सकते हैं हिंदी में भी, तो 2 है पहले, तो 2 लिख दीजिए, 2 को 5 से जोड़ दीजिए 7 हो गया, 7 को 10 से जोड़ दीजिए 17 हो गया, 17 को 3 से जोड़ दीजिए कितना हो गया, 20 हो गया, यानी कि फिर से 20 आ रहा है, जरूरी नहीं कि हर बार 20 आएगा, ये संयोग बस 20 आ गया क्वेश्चन के अंदर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहां पर फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, m इक्वल टू, स्मॉल m इक्वल टू क्या लगेगा, n+1/2, ठीक है, पद का आकार, ठीक। अब बताइए मुझे जरा कि यहां पर कैसे कैलकुलेट करोगे आप, तो सबसे पहले n मतलब हमने कितना फाइंड किया हुआ है, सबको जोड़िए तो पता चल जाएगा कि सिग्मा f इसको बोलते हैं, n भी कह सकते हैं, और जोड़ने पर कितना आ रहा है, 20, तो यही यहां पर लिखा जाएगा 20 प्लस में 1/2, इतनवा पद का आकार, और अगर 20 प्लस 1 जोड़ दिए तो हो गया 21/2, इतनवा पद का आकार, तो यहां पर हो जाएगा फिर से 10.5, इतनवा पद का आकार, तो लिखोगे यहां पर कैसे कि 10.5वां पद का आकार, संचयी बारंबारता किस में आ सकता है बताइए, 10.5 क्या इसमें आएगा, 2 में नहीं आएगा, 7 में आएगा नहीं आएगा, 17 में आएगा, तो 17 को इंडिकेट करके रख लीजिए, तो ऐसे लिखेंगे 10.5वां पद का आकार, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता या फिर संचयी आवृत्ति 17 में आता है, ठीक है, जिसके सामने वाला पदमूल्य, जिसके सामने वाला पदमूल्य कितना है भैया, इसके सामने वाला पदमूल्य पर आ जाइए, फिर से आंसर हमारा 30 आ गया, तो लिखेंगे जिसके सामने वाला पदमूल्य यानी कि x, है ना, जिसके सामने वाला पदमूल्य यानी कि x बराबर कितना है, 30 है, यतः माध्य का यानी कि कैपिटल M बराबर भी कितना आ जाएगा,
30 आ गया। बताइए जरा, फिर से हमने सॉल्व कर लिया, तो यही बस, ठीक है। कंफ्यूजन आज बता दीजिए ना, तो मेथड अप्लाई होगा, चाहे तो तुम्हारी किताब में यहाँ भारी भरकम कुछ भी दिया रहे, ऐसा ही सॉल्व होगा, चाहे तो दुनिया का कोई भी किताब। चलिए, हैं कि अगले क्लास में कंटिन्यूअस सीरीज बताएंगे, यानी कि हर एक सीरीज के लिए हमने अलग एक लेक्चर ही प्लान कर दिया है। ऐसा नहीं कि एक लेक्चर में आए मीडियन खत्म, दूसरे लेक्चर में आए मोड खत्म, ऐसा नहीं है। एक सीरीज के लिए एक लेक्चर है, तो आपको तैयारी जबरदस्त करनी ही पड़ेगी, इसीलिए ऐसा प्लान किया गया है ताकि प्रोसेस लगेगा। अब मान लीजिए कुछ भी बड़ा तुमको कोई दे दे बना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आते, अब मान लीजिए कि ये वाला सवाल तुमको कोई दे दे, बना पाओगे या नहीं? ये वाला सवाल देखने में बड़ा लग रहा है क्या? कुछ भी बड़ा नहीं है, कुछ भी बड़ा नहीं है। तुम्हें अगर प्रोसेस सारा समझ में आ गया तो कुछ भी बड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि हमने प्रोसेस कैसा किया था। प्रोसेस में सबसे पहले पहचान लीजिए, यहां पर दिया है वो ऊंचाई यानी कि हाइट, और इसका मध्य का निकालना है। तो इन नंबरों का मध्य का कितना होगा, तो सबसे पहले क्या करने हैं मैं आपको दिखाता हूं एक एक करके। सबसे पहले आपको क्या करने हैं, इसके सॉल्यूशन मैं तैयार कर रहा हूं, तो देखिए जरा कैसे मैं बनाता हूं। सो पहले इस क्वेश्चन को हटाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहां पर मुझे सॉल्यूशन बनाने हैं। ठीक है, और यहां पर क्वेश्चन नहीं है ये, बल्कि सॉल्यूशन बनाएंगे आपका। तो यहां पर लिख देते हैं सॉल्यूशन। देखिए जरा कैसे बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ये जो ऊंचाई दिया हुआ है ना, इस ऊंचाई को आप लिख लेंगे ऐसे, लिख दिया मैंने भाई साहब x। और उसके बाद छात्रों की जो संख्या है ना, वो आप अलग से लिख दीजिए, छात्रों की क्या संख्या। किनसे हो पाएगा चैट में बताना जरा। और इसी CF से क्या बनाने हैं हमें, CF बनाना है। CF का मतलब क्या होता है, हिंदी से लिखना चाहें तो लिख दीजिए संचयी बारंबारता, जिसको आप संचयी आवृत्ति भी कह सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, CF बोलते हैं। हो गया, इतना ही तो कैलकुलेट करना है आपको। तो इसलिए यहां पर आप एक टेबल तैयार करिए पहले। ठीक है, टेबल बन गया हमारा। टेबल में हमने ऊंचाई भी रख दिया, छात्रों की संख्या रख दिया, क्लियर है। तो देखिए सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले ये सब जो लिखा हुआ था ना, 58, 59, फिर लिखा है 60, 61, 62, 63, 64, है ना, और लास्ट में एक और लिखा हुआ है 65, 66 भी लिखा हुआ है, तो छोटा छोटा करना पड़ेगा मुझे। मान लीजिए फिर से लिखते हैं 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 और 66 लिख दिया। छात्रों की संख्या में आप लिख दो जैसे जैसे नंबर दिया हुआ है, 15, अगला जो है 20, फिर जो है लिखिए 32, लिख दीजिए 35, अगला जो है 33, आगे जो है 22, फिर लिखा हुआ है 20, फिर आपका 10, और लास्ट में कितना है 8। तो सभी जो है बच्चों की संख्या भी हमने नोट कर लिया, विद्यार्थियों की संख्या, छात्रों की संख्या नोट कर लिया। अब तुम्हें कैसे हल करने पड़ेंगे, एक जरा सा ध्यान दो। ठीक है, एक जरा सा ध्यान दीजिए आप। यहाँ पे हमने शुरुआत में देखा, यहाँ पर छात्रों की संख्या कितना है 15, तो हमने संचयी बारंबारता लिख दिया 15।
15 और 20 को जोड़िए नेक्स्ट टाइम तो हो जाएगा 35। 35 और 32 को जोड़ दीजिए, नहीं आता सीधा सीधा, तो 5 और 2 जो लास्ट वाली इकाई है उसको जोड़ रहे हैं, तो 5 और 2 जोड़ दोगे तो इकाई स्थान पर कितना आ जाएगा 7, और फिर 3 और 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 6। जोड़ना सीख गए इस प्रकार से भी। बिल्कुल कैलकुलेशन धीरे धीरे करिए, स्टैटिस्टिक्स है, भागम भाग में नहीं करना है। 7 और 5 को जोड़िए इस बार, तो यहां पर 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 12 के हो जाएगा 2, बाकी अंत में 1, 6 और 3 9 और एक बाकी 10, 102 हो गया। तो 102 को फिर 33 से जोड़ दीजिए, तो 33 और 2 35 यानी कि 135 हो जाएगा। ठीक है, 135 और 22 को जोड़िए जरा, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और फिर 3 और यहां पर कितना हो जाएगा 3, इसी को ना जोड़ना है, ठीक है 2 को जोड़ना है, तो 3 और 2 5, ठीक है, और 1 का तो 1 रहेगा ही, मतलब 135 था, इसमें से 22 जोड़ना था। अब सीधा सीधा 20 और जोड़ दीजिए, तो यहां पर कितना हो जाएगा 20 और जोड़ देंगे तो सिंपली बात करो, 5 और 0, सॉरी 7 और 0, 7 ही रह जाएगा, फिर 5 15 और 2 17 सीधा कर दीजिए। ऐसे ही अब यहां पर 10 जोड़ने हैं, तो स्पष्ट ये पता चल रहा है सभी को, और 8 जोड़ने हैं, तो 8 और 7, 7 और 8 हो गया 15 के 5 बाकी 1, 8 और 1 9, 1 का 1, ठीक है। तो सारा हमने जोड़ दिया इस प्रकार से करके, धीरे धीरे करके। भागम भाग में नहीं चलना है, स्टैटिस्टिक्स है, धीरे धीरे चलोगे तो उतना आराम लगेगा आपको, तो दोबारा बनाने खराब नहीं होगा, तो इसलिए धीरे धीरे चलना चाहिए स्टैटिस्टिक्स के कैलकुलेशन में। थोड़ा सा भी कहीं गलती हो गया तो पूरा गलत हो जाएगा। तो अब बता करिए, हमें यहां पर मिल चुका है कि सबको जोड़ेंगे तो 195 आएगा, क्योंकि लास्ट में यहां पर 195 आया भी है। तो आप अब कौन सा सूत्र लगाओगे, यहां पर सूत्र लगेगा स्मॉल m इक्वल टू n प्लस 1 बाय 2, इतनवा पद का आकार। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। तो जरा सॉल्व करते हैं इसको। n का मतलब हम लोगों ने कितना देखा है 195 था, प्लस में 1 जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, इतनवा पद का आकार यानी कि 196 कितना आ गया है, तो 196/2 आ गया, इतनवा पद का आकार। 196 को 2 से भाग दीजिए, जिनको नहीं आता है भाग उनके लिए है, 196 लिख लीजिए, 2 से भाग दीजिए। तो यहां पर वैसे ही देखोगे तो 9 दूनी 18 लग रहा है कि जैसे यहां पर कट करके 1 आ जाएगा, है ना। तो यहां पर 6 उतर गया, 8 दूनी 16 आ जाएगा, है ना, बड़ा आसानी से कट गया। तो यहां पर इस प्रकार से कर लेना आसानी से कैलकुलेशन, हड़बड़ी की कोई जरूरत नहीं है। 92वां पद का आकार। अब ये जो 92 आया ना, इतनवा पद का इतनवा पद का आकार कहाँ तलाश करेंगे, संचयी बारंबारता में, संचयी बारंबारता में। ठीक है, संचयी बारंबारता कितना में आता है, देखिए जरा कितना तलाश करना है हमें। यहां पर देख लीजिए 92 हमें तलाश करना है, या फिर उससे ज्यादा, और वो कहाँ मिलेगा 92 से ज्यादा। इसमें कौन सा दिखने में लग रहा है, इंडिकेट करके रख लो। 92 यानी कि 92 से ज्यादा, सबसे पहले कौन सा है 92 से ज्यादा, 102 है, तो हमने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है। और आगे लिख दीजिए कि संचयी बारंबारता 102 में आता है,
आता है जिसके सामने वाला पदमूल्य, जिसके सामने वाला पदमूल्य, पदमूल्य मतलब x कितना है, देखिए 102 के सामने 1 2 3 4, चौथे स्थान पर देखो, इसमें x वाले में देखना है 1 2 3 4, यानी कि 102 के सामने वाला पदमूल्य कौन है, तो 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 चौथे स्थान पर है ना 102, तो 102 के सामने ही आ रहा है यहाँ पर 61 है ना, x में से तलाश कर लिया हमने, तो इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा कि पदमूल्य कितना है, 61 है। यतः यतः माध्यका, माध्यका को अंग्रेजी में लिखेंगे शॉर्ट में m बराबर 61 होगा। आसान लगा? एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन दिया रहेगा x और f दोनों दिया है, हमने x और f दोनों लिख लिया था, फिर इसी f को हमने शुरुआत में रख दिया 15, 15 को 20 जोड़ दिए तो हो गया 35, 35 में से 32 जोड़ दिए तो यहाँ पर 67, 67 में से 35 जोड़ा तो फिर हो गया 102, 102 में से 33 जोड़ा तो हो गया 135, 135 में 22 जोड़ा तो हो गया 157, 157 में से 20 जोड़ा तो हो गया 177, 177 में से 10 जोड़ा तो हो गया 187, 187 में से 8 जोड़ा तो 195। समझ गए? तो ये काम आपको कर लेने हैं। अब जो सबसे लास्ट में आता है वही इसको जोड़ने पर भी यहाँ पर आएगा, लास्ट में सबको जोड़ोगे तो 195 ही आएगा, तो इससे अच्छा यहीं देख लो, तो वही होता है n, वही हमने लगाया है n+1/2 का फॉर्मूला, तो n के मतलब में हमने लिख दिया है 195, 195 + 1/2 यानी कि 196 जोड़ने पर आ रहा है, 2 से भाग देने पर 92 आ गया लास्ट में। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि 92 पद का आकार जो है वो किस में आ रहा था, तो हमने तलाश करना था कि इनमें से 92 संचयी आवृत्ति में तलाश करना है, संचयी बारंबारता में, इसमें तलाश करो 92 से बड़ा कौन सा सबसे पहले निकला, 102, तो 102 संचयी बारंबारता के सामने वाला देखो जो यहाँ पर नजर आएगा आपको x में, वही हो जाएगा आंसर हमारा, वही हमने लिख दिया 61 हमारा क्या है, मध्य का है। एक बार सभी कोई कमेंट करके चैट करके बता दो तो हमें कंफर्म हो जाएगा, फिर हम लोग समाप्त कर चुके हैं इस चीज को, आपके जितने भी डाउट होंगे हम देख लेंगे। सर कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? एफ दिया हुआ है, एफ मतलब क्योंकि ठीक है, तो इसमें ज्यादा ज्यादा कैलकुलेशन तुम्हें करने पड़ेंगे साथ साथ में ही, तभी मजा आएगा, कैलकुलेशन के मजे लेने पड़ेंगे ऐसे ही सॉल्व कर करके। अब बताइए कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस आया कुछ या नहीं, क्योंकि x भी यहां पर दिया हुआ है, ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x दिया हुआ है, और f दिया हुआ है, f मतलब आवृत्ति या फिर बारंबारता, 2 3 8 10 12 16 10 8 6, ये है आवृत्ति, क्या बन जाएगा सभी से? एक बार तो हाँ कर दो भाई। रौनक लिख रहे हैं हैप्पी टीचर्स डे सर इन एडवांस, आजकल सब एडवांस में आने लगा भैया, ये 5-7G का जब से जमाना आ गया ना, 5G अभी तो चल रहा है अपने भारत में, सब एडवांस में ही नजर आने लगे हैं सब कुछ, एडवांस में बच्चे हैप्पी टीचर्स डे भेज रहे हैं, है ना? शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो मैं तो ऐसे ही मौज करता रहता हूँ। आप बताओ कि बन जाएगा या नहीं? बन जाएगा सर, क्या बात है, तुम बना लोगे भाई साहब। तो इसको मैं CW नहीं रखता हूँ, SW रख देता हूँ, क्लास वर्क नहीं होमवर्क हो गया तुम्हारा, होमवर्क हो गया, बनेगा सेम टाइप से। ये भी कह रहा है कि आवृत्ति बंटन की मध्य का ज्ञात करिए, मध्य का आप लोग निकाल लोगे बहुत ही आसानी से, आंसर जो भी आएगा बता देना अगली क्लास के साथ ही। तो अब आप लोग अगर पॉल लेना चाहते हो तो मैं करवा देता हूँ, बताइए आंसर जो भी आएगा बता देना अगली क्लास के साथ ही। तो अब आप लोग अगर पॉल लेना चाहते हो तो मैं करवा देता हूँ, बताइए मध्यका को कैसे सूचित किया जाता है, कैसे व्यक्त किया जाता है, ये सब बता दो।
मध्यका को हम लोग कैपिटल एम से लिखते हैं, है ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ये भूल गया भाई साहब कि हम पॉल पर क्लिक कर रहे हैं। कोई नहीं, दोबारा से इसको जगाना पड़ेगा। ये देखो क्या हो गया तुम्हें, टिचुक टिचुक टिचुक। कह रहा है कि स्टॉप पॉल टू सी रिजल्ट। स्टॉप तो कर दिया, तुम मान ही नहीं रहे हो भाई साहब। कब तक चलते रहोगे? कभी तो रुक जाओ, अब भी स्टॉप हुआ। तो यहाँ पर देखो, आरुषि ने सबसे पहले जवाब दिया है, फिर सोनम, बुलबुल, वाप। ये बताओ, मध्यका की गणना करने के लिए हमें अरेंज करना पड़ता है ना डेटाज को। बताओ किस तरीके से अरेंज करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, या दोनों तरीके से कर सकते हैं गणना करने के लिए? दोनों तरीके से या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा सही? तो यहां पर सही सही जवाब हो जाएगा दोनों के दोनों। ऑप्शन हो जाएगा सी, बीचों बीच में स्थित होता है। आगे आइए, कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा माप जो आंकड़ों की बीचों बीच में स्थित होता है, मध्य बिंदु पर स्थित समझो होता है, उसको क्या बोला जाएगा? समांतर माध्य, गुणात्मक माध्य, माध्यिका, या फिर इनमें से बहुलक? क्या होगा? किसी किसी के पास कॉल जल्दी पहुंच जा रहा है, तो इसका मतलब तुम्हारे नेटवर्क बहुत बढ़िया है भाई, है ना। केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा माप बताइए जो आंकड़ों के मध्य स्थिति पर आधारित होता है। तो मध्य स्थिति होती है मध्यका की, सोचने वाली बात ही नहीं है ज्यादा। ऑप्शन सी में है मध्यका। बढ़िया जवाब दिया भाई आप लोगों ने, समझ आता है। तो मध्यका के बारे में बताइए। मध्यका उस चर का खाली स्थान मान है जो वितरण को दो समान भागों में बांटता है। तो मध्यका को क्या बोला जाता है? मध्यका का एक और नाम बताया था मैंने आपको, घूम फिर करके, नल। तो मध्यका उस चर का स्थितिक मान होता है, स्थितिक यानी कि पोजिशनल, पोजिशनल। मध्यका उस चर का स्थितिक मान है जो वितरण को समान दो बराबर भागों में बांट देता है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा बी यहां पर। बहुत कम बच्चे, सब डिस्ट्रीब्यूट हो गए भैया। ऐसे मान लो एक लकड़ी है, लकड़ी लकड़ी 10 सेंटीमीटर का, समझाए थे ना। तो मध्यका का कहना क्या होता है ना कि बीचों बीच का बिंदु फाइंड करिए और वहीं पर कटिंग कर दीजिए। तो ये दोनों भाग, यहां पर पहला भाग यहां से लेकर के यहां तक का, और दूसरा भाग यहां से लेकर के इधर तक का, सेम सेम बराबर भागों में बट जाएगा। तो ये मध्यका का ही पॉइंट होता है, बीचों बीच वाला बिंदु। इसी को स्थितिक माध्य बोलते हैं, पोजिशनल एवरेज बोलते हैं। मध्यका का दूसरा नाम है पोजिशनल एवरेज, पोजिशनल एवरेज। इसका मध्य का बताइए क्या होगा? समय आप लोगों के पास पर्याप्त रहेगा अभी, मैं इसमें समय बढ़ा करके दे रहा हूं आपको, 90 सेकंड का समय है। उतने सेकंड में तो कर ही लोगे आप लोग अच्छे से। देखते हैं जरा किसमें क्या है। समय हो गया है पूरा भाई। तो
तो चैट में ही बता दो आप लोग आंसर कह रहे हो, कोई 6, कोई कह रहा है 8। 6 और 8 दोनों कैसे होगा आंसर, मैं देखूं जरा सॉल्व करके। सबसे पहले नंबरों को सजाइए, सबसे छोटा वाला वैल्यू है 1, 1 के बाद कौन सा है 3, 3 के बाद क्या है 4, 4 के बाद क्या है 5, 5 के बाद है 6, 6 के बाद है 7, 7 के बाद है 8, 8 के बाद है 10। 9 तो नहीं है इसमें, हो गया। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा छूट गया भाई, 12 छूट गया, 12 लिख दीजिए। तो देखो हमने पहले क्या किया, अरेंज किया। अरेंज करने के बाद फॉर्मूला लगेगा एम इक्वल टू एन प्लस 1/2 पद का आकार। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्यूशन कर लो। एन का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लिखिए 9 प्लस 1/2 कितनवा पद का आकार, तो 10/2 पद का आकार, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 5वां पद का आकार। तो 5वां पद कौन सा है, इधर से काउंट करिए, 1 2 3 4 5। तो 5वां ये आ रहा है, या फिर इधर से भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब कि हर हाल में हमारा 6 आ रहा है। तो लिखिए यहाँ पर कि 5वां पद का आकार इक्वल टू कितना है 6। 5वां पद का आकार इक्वल टू कितना है 6। अतः है ना, यतः आप लिख दीजिए कि माध्य का बराबर 6 होगा। तो जिन बच्चों ने 6 6 बताए हैं उनके सही हैं, और जिन्होंने 8 बताया था वो गलत हो गए। 6 बताने वाले सही हो गए और 8 बनाने वाले गलत हो गए। तो आप देखिए लक्ष्य का तक का पर फोकस करो, चाहे 2 मिनट का समय कर दिया हूं। आ जाइए आगे, आप कैलकुलेशन सही ढंग से करें, हड़बड़ी में मत करिए, हड़बड़ी में मत करिए, कैलकुलेशन पर फोकस करो, चैट पर नहीं। इस बार तो सही हो जाना चाहिए, सीख लिए हो, सही करके दिखाओ 100%, तब मानेंगे। बट भी आप पता कर, ठीक है ना। आंसर 101 2 3 4, यानी कि आंसर क्या होगा 120 होगा आंसर। आंसर कितना आएगा 120 आएगा, ठीक है ना। आंसर 120 होगा, मैंने देख करके ही जवाब दे दिए हैं। लेकिन कैलकुलेशन ऐसे करना पड़ेगा आपको, लिख देना पड़ेगा कि 90 100 110 120 130 140 और 150। तो फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा वही वाला, n+1/2 इतनवा पद का आकार। जो बच्चे नहीं कर पाए उनके लिए है, देख लीजिए जल्दी से फिर से। तो यहाँ पर टोटल 7 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो n के स्थान पर रख दो 7। 7 + 1 यानी कि 8 हो जाएगा आगे चल करके। तो यहाँ पर कर दीजिए 8/2 वहाँ पद का आकार। यहाँ पर आ गया चौथा पद का आकार। तो काउंट करने पर 1 2 3 4, काउंट करने पर क्या आया 120। 1 2 3 4 इधर से भी काउंट करोगे तो भी 120। तो यहाँ पर लिख दीजिए चौथा पद का
आकार बराबर कितना हो जाएगा, 120 है। यतः यतः माध्य का कितना लिखोगे, यतः लिख दीजिए आप। माध्य का यानी कि कैपिटल एम बराबर 120 का। तो यहाँ पर सही सही जवाब मिल गया है 120, ऑप्शन बी वाला है। बहुत सारे बच्चे सही जवाब दिए थे, लेकिन अभी भी ये 3%, 3.5%, इधर 7.5%, कौन से बच्चे भाई। कुछ अंश निहित प्रभाव, गलती हुए इसी पर क्लास चलाते। माध्यिका पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है किसका प्रभाव। जिनके गलती हुए हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हो इसका मतलब। क्योंकि मैं एक या दो बार बताता तो अलग बात है, पिछले पूरे क्लास में ही जो वो केवल इसी पर क्लास चला था, एक अकेला सीरीज पर, और आज फिर से आपको व्यक्तिगत भाव पर वैल्यू है। तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो भाई। मध्यका में ये नहीं देखा जाता है कि कितने बड़े बड़े वैल्यू हैं, कितने छोटे छोटे वैल्यू हैं, उसको सिर्फ काउंटिंग से मतलब रहता है। हमने पिछली क्लास में ही आपको समझा दिया था बहुत बढ़िया से कि अगर एक नंबर लिखा हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, तो उसके बीच में वैल्यू कौन सा आ रहा है, वही मध्य का है। तो बीच का वैल्यू पहचान कैसे कर रहा है, n+1/2 लगा करके। और 10, 20, 30, 40, 50 लिखा हुआ है तो 10, 20, 30, 40, 50 को जोड़ नहीं रहा है, बल्कि सिर्फ उसको काउंट कर रहा है कि एक संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ऐसे काउंट कर रहा है। मूल्य का प्रभाव नहीं पड़ता भाई, कितनी है वो काउंट नहीं किया जा रहा उसका, फिर उसको एक आदमी के तौर पर गिना जाता है। समझे कि नहीं। इसका सही सही जवाब हो जाएगा किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सीधी सी बात, सभी मूल्यों का योग का प्रभाव नहीं पड़ता, श्रेणी के सीमांत मूल्य का प्रभाव नहीं पड़ता भाई। सीमांत मूल्य का मतलब होता है एक्सट्रीम वैल्यू, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। सीमांत मूल्यों का कोई भी प्रभाव मध्यका पर नहीं पड़ता है। बहुत कम बच्चे जवाब दे पाए, क्योंकि देखिए यहां पर समझने की कोशिश करो। अगर नंबर लिखा हुआ है 10, 20, 30, बीचों बीच में कौन सा नंबर आ गया, अभी 20 है। मान लीजिए आगे लिखा हुआ है 40 और 50, अब बीचों बीच में कौन सा आ गया, नंबर आ गया 30। तो यहां पर इसको माध्य का मानेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, तो लिखते हैं n+1/2 पद का आकार, ये लिखते हैं ना, इतनवा पद का आकार। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, देखो अगर तुमसे फिर भी ना बन पाए तो फिर क्या ही कहें तुमसे, प्रैक्टिस तुम्हें करना ही नहीं है। अभी साथ साथ में लिखते पेज पर, तब भी तुम्हारा बन जाता है एक ही बार में। तो n+1/2, n कितना है यहाँ पर 5 है, लिखो 5+1/2, इतनवा पद का आकार कर दीजिए। 5+1 मतलब 6, 6/2, इतनवा पद का आकार कर दीजिए। तो नंबर क्या आया यहाँ पर 3, है ना। देखा काउंट कैसे किया था, एन का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि यहाँ पर 50,000 भी लिखा रहता तो भी आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको 50,000 भी लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो भी ऐसे ही काउंट कर रहा है ना, 1, 2, 3, 4, 5। तो बीच वाला नंबर से केवल उसको मतलब रहता है मध्यका में, कोई वैल्यू बहुत बड़ा लिखा हुआ है, बहुत छोटा लिखा हुआ है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इसको मतलब किससे है, बीच वाली संख्या से मतलब है। और बीच वाली संख्या कैसे पता किया जाता है, तो n+1/2 लगा करके पता किया जाता है। क्या समझ पाए। तो यही है सीमांत मूल्य, जो बड़ा वैल्यू लिख दिया गया अचानक से, क्योंकि सभी वैल्यू छोटे छोटे हैं, हर बात में एक बहुत बड़ा वैल्यू लिख दिया गया। इस आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसी को काउंट कैसे कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5। ये थोड़े बोला है कि 50,000 है, ये 40 है, 30 है, 10 है, 20 है, ऐसे नहीं बोल रहा है। इसको कैसे बोल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे काउंट किया है।
जैसे देश की जनसंख्या होती है ना, तो काउंट करते हैं कि तुम एक जनसंख्या हो मात्र भाई, तुम्हारे वैल्यू देश में नहीं है, तुम सिर्फ जनगणना के लिए पैदा हुए हो, लोग कहते हैं ना। तो यहां पर ये सिर्फ जनगणना के लिए पैदा हुआ है, समझो। ये 50,000 जो लिखा हुआ है ये सिर्फ जनगणना के लिए पैदा हुआ है, सिर्फ काउंट किया गया 1 2 3 4 5, तो ये सिर्फ जनगणना के लिए पैदा हुआ है, समझो। इसकी कोई अपनी वैल्यू है ही नहीं, मध्यका के अंदर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। माध्य रहता तो इसकी वैल्यू रहती, क्योंकि माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको पहले जोड़ते हैं, और 5 वैल्यू था तो 5 से भाग करते हैं, तब आंसर निकलता हमारा। लेकिन मध्यका निकालने के लिए सिर्फ जो है वो जनगणना का काम किया जा रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 करके, बस। समझ गए होगे? यही होता है सीमांत मूल्य। बताइए जरा, समझ आया है या नहीं आया है? चलो, लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करिए कि निम्न में से किस स्थिति में मध्य का उपयुक्त नहीं मानी जाती है। कब उपयुक्त नहीं माना जाता? लास्ट क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। निम्न में से किस स्थिति में मध्य का उपयुक्त नहीं मानी जाती? जब सीमांत मूल्य महत्वपूर्ण होते हैं, मतलब छोटे छोटे वैल्यू अचानक से एक बड़ा वैल्यू है, क्या वहां पर इसका महत्व नहीं होता? कब उपयुक्त माप नहीं होगा? जब आंकड़े बहुत छोटे होते हैं, जब सभी आंकड़े समान होते हैं, जब सभी आंकड़ों का अगर समान वैल्यू रहता, सबको लेकर के चलते साथ में, उसको सिर्फ काउंट नहीं किया जाता बल्कि उसकी अपनी वैल्यू होती ना 10, तो कहते ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, सबका अपना अपना मूल्य रहता है। तो सभी मूल्यों को अगर हम समान वैल्यू मान के चलते तो उस वक्त जो है वो ये उपयुक्त नहीं हो पाता है। तो मध्य का वहां पर गलत हो जाता है जहां पर सभी वैल्यूज के समान मान होते हैं, है ना। तो सभी आंकड़े अगर समान होते तो वहां पर मध्य का गलत ठहर जाता है, उपयुक्त नहीं माना जाता। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका जवाब। जैसे कि यहां पर फिर से मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर लिखा हुआ है 10 20 30 40 50, तो मध्यका ने सबको समान मान लिया है। समान मान लिया है मतलब यहाँ पर मान लिया कि हाँ ये सारे नंबर हैं, बस काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 करके, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर सबके वैल्यूज को लेकर के चल रहे हैं तब तो माध्य निकाल सकते हैं। सभी वैल्यूज को लेकर के चलना मतलब सबको जोड़ा गया है, और जितने वैल्यूज हैं उतने से भाग भी दिया गया है, तब आंसर निकल जाता है इसका 30, क्योंकि जोड़ने पर कितना आएगा, जोड़ने पर आएगा 150, और 5 से भाग देना है तो आंसर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर सबको समान महत्व दिया गया क्योंकि सबको लेकर के चला गया, सबको जोड़ा गया। लेकिन मध्यका में ऐसा नहीं होता, मध्यका में सिर्फ क्या होता है, मध्यका में अगर ऐसा है 10 20 30 40 50 कुछ भी, तो सिर्फ इसको क्या काउंट किया गया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सबको यहाँ पर इंपोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। तो अगर समान महत्व वाला होगा तो वहां पर अनुपयुक्त ठहर जाता है मध्य का। तो सारे एमसीक्यूज भी हो गए हमारे। गुण और ये आपका SW रहेगा इस प्रकार से।